गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम जो है चर्चा कर रहे हैं। हमारा जो मेजर टॉपिक था वायरस, वो हमने लगभग पढ़ लिया था। उसमें से कुछ वायरस हैं, उनके बारे में जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो उसमें से हम जो स्टार्टिंग में जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है टोबैको मोज़ेक वायरस यानी कि टीएमवी। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे टीएमवी के बारे में, टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, इसकी जो खोज है, डिस्कवरी, वो किसने की थी? डिस्कवरी। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है अपना। एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि जो टोबैको मोज़ेक वायरस है, इसकी डिस्कवरी करने वाला कौन था? तो इसकी डिस्कवरी और करने वाला था इवानोवस्की। ध्यान रखना है आपको ये, इवानोवस्की। ठीक है, इवानोवस्की ने 1892 में इसकी खोज की थी। 1892 में इवानोवस्की द्वारा इसकी टोबैको मोज़ेक वायरस की खोज की गई थी। ठीक है, दूसरी एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है हमसे कि इसका जो क्रिस्टलाइजेशन है, क्रिस्टलाइजेशन वो किसने किया था? क्रिस्टलाइजेशन, तो क्रिस्टलाइजेशन करने वाला जो साइंटिस्ट था वो था स्टेनले। उसका पूरा नाम है WM स्टेनले। स्टेनले। ठीक है, तो ये दोनों जो साइंटिस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, स्टेनले को इसके क्रिस्टलाइजेशन के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है ना, नोबेल प्राइज मिलने वाला साइंटिस्ट था। एक बार कहीं सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नोबेल प्राइज जो है किस किस में से किस साइंटिस्ट को जो है नोबेल प्राइज मिला है। तो आप ध्यान रखना, WM स्टेनले को जो है नोबेल प्राइज मिला था क्रिस्टलाइजेशन के लिए टोबैको मोज़ेक वायरस के। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर की हम अगर बात करें, यहाँ पर संरचना की बात करें, इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, तो स्ट्रक्चर जो है इस तरह, इसका जो स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल नॉर्मल सा स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं बना देता हूँ इसके स्ट्रक्चर को। इस तरह का जो वायरस होता है ये। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमेशा पूछा जाता है। और वो क्वेश्चन क्या है कि जो RNA, जो ये टोबैको मोज़ेक वायरस होता है, TMV जो होता है, इसमें जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो क्या होता है? ठीक है ना, बहुत से एग्जाम में, छोटे बड़े सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ठीक है, देखिए रोड जैसा होता है, रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी, काफ़ी बड़ी रोड होती है ये। ठीक है ना, काफ़ी लंबा सा होता है ये, इस तरह का लंबाई लिए हुआ होता है। ये कैप्सिड्स हैं इसके, कैप्सिड, कैप्सोमियर। ठीक है ना, पूरा का पूरा कैप्सिड है। और ये छोटी छोटी जो है इसके ऊपर कैप्सोमियर है। और यहाँ पर इसका जो होता है वो होता है RNA। ठीक है, इसका जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो क्या होता है? इसका RNA होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये इसका RNA है। ये घुमा हुआ होता है पूरे इस कोर के अंदर, जो है पूरा का पूरा जो ये पार्ट है, इस पार्ट के अंदर ये घुमा हुआ है अंदर तक, इस तरह से घुमा हुआ है। ठीक है ना, ये इस तरीके से इसके अंदर यहाँ पर इस तरह से ये गुथा हुआ है अंदर, पूरा का पूरा कंप्लीट। इसके साथ साथ ये रोड जो है बनी हुई है पूरी की पूरी ऊपर तक। ठीक है, तो ये हो गया इसका कैप्सिड। इसको इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम कैप्सिड। ठीक है जी। और ये जो है छोटे छोटे, ये क्या है यहाँ पर? कैप्सोमियर्स। क्या है ये? कैप्सोमियर्स। ठीक है, ये कैप्सोमियर्स है। और ये है इसका RNA। इसका RNA, राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो इसका आनुवांशिक पदार्थ होता है। ये तीन क्वेश्चन हो गए हमारे यहाँ पर। एक हो गया डिस्कवरी से रिलेटेड कि डिस्कवरी किसने की थी, एक हो गया क्रिस्टलाइजेशन से रिलेटेड, और तीसरा क्वेश्चन जो हो गया टोबैको मोज़ेक वायरस का, वो हो गया कि इसका आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। तो इसका आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो क्या होता है? RNA होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें इसकी, तो स्ट्रक्चर जो होती है इसकी बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रक्चर है इसकी, रोड शेप। कैसी स्ट्रक्चर है इसकी? रोड शेप होता है। कैसा होता है ये? रोड शेप्ड वायरस होता है। रोड शेप्ड का मतलब जो है छड़ के नुमा, छड़ की जैसी स्ट्रक्चर इसकी होती है। ठीक है, इसीलिए इसको, इसकी जो सिमेट्री होती है, इसकी सिमेट्री की बात करें तो हेलिकल सिमेट्री इसके अंदर पाई जाती है, पढ़ा है हमने। ठीक है, हेलिकल सिमेट्री इसके अंदर पाई जाती है। इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी जो लंबाई है, लंबाई होती है इसकी लगभग 300 nm। कितनी होती है? लगभग 300 nm इसकी लंबाई होती है। और इसका जो व्यास होता है, व्यास यानी कि इसकी जो मोटाई होती है, मोटाई माने तो 18 nm की होती है। 18 nm तो मोटा होता है। और 300 nm का जो है इसका लंबा पूरा एक छड़ होता है कंप्लीटली। ठीक है, इसके अंदर जो RNA होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, इसका जो RNA होता है, ये RNA होता है इसके अंदर 5.4%। कितना होता है? 5.4%। कितना RNA होता है इसके अंदर? 5.4% जो है RNA होता है। और बाकी बचा हुआ भाग जो होता है वो क्या होता है इसके अंदर?
प्रोटीन होता है। कितना होता है, बचा हुआ कितना हो गया, 94.6%। ये जो है इसके अंदर प्रोटीन है, और 5.4% इसके अंदर क्या होता है, आरएनए होता है। ठीक है, इसके जो ये कैप्सोमियर है, टोटल जो इस वायरस के अंदर जितने भी कैप्सोमियर पाए जाते हैं, इनकी संख्या होती है 2130 कैप्सोमियर। कितनी होती है, 2130 कैप्सोमियर इसके अंदर प्रेजेंट होती है। और ये जो आप ये देख रहे हो ना, ये स्ट्रक्चर, ये इस तरह की एक स्ट्रक्चर जा रही है यहाँ पर, ये एक कुंडलन है। ठीक है ना, एक बार में ये जितनी भी यहाँ पर कैप्सोमियर जुड़ी हुई है, आगे पीछे इस तरह से गोलाकार रूप में, अगर इसको देखें तो वो हमें इस तरह से दिखाई देती है। ऊपर से अगर हम इसको देखें काट कर, तो हमें ये ऐसा दिखाई देगा, ऐसा। तो ये जो पूरा का पूरा एक गोला बन रहा है इसका, ठीक है ना, एक हेलिक्स, इसको कहेंगे हम हेलिक्स। तो इस हेलिक्स के अंदर अगर आप देखोगे तो 130 कुंडल, ऐसे ऐसे पूरे वायरस के अंदर कितने कुंडलन होते हैं, 130 हेलिक्स होते हैं। कहने का मतलब है 130 बार ये है ना, इस तरह से राउंडेड होता है इस पूरे वायरस के अंदर। 130 के लगभग इसके अंदर क्या होते हैं, कुंडलन होते हैं, यानी कि इस तरह से घुमा हुआ होता है, कुंडलन होता है, कुंडलित होता है, 130 होता है। ठीक है, और जो एक प्रत्येक जो कुंडलन होता है, एक प्रत्येक कुंडलन के अंदर लगभग 16.5 कैप्सोमियर, 16.5 कैप्सोमियर जो होती है, कैप्सोमियर वो आरएनए से जुड़ी होती है। किस जुड़ी होती है, आरएनए से जुड़ी होती है। ये जो इसके अंदर जो आरएनए जा रहा है, ये येलो कलर में जो देख रहे हो आप, ये आरएनए है, और जो ग्रीन कलर में है वो क्या है, कैप्सोमियर है। तो एक राउंड के अंदर ये जो एक हेलिक्स बन रहा है इसका, ऐसे घुमाव जो हो रहा है इसका, इस एक घुमाव के अंदर जो कितने हैं, 16.5, एक कुंडलन के अंदर 16.5 कैप्सोमियर जुड़ी हुई होती है। ठीक है, अब ये जो कैप्सोमियर होती है, इसमें से जो ये कैप्सोमियर है, इस कैप्सोमियर का अगर मोलिकुलर वेट ज्ञात करें, मोलिकुलर वेट, हालांकि ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी अगर आ जाए तो मोलिकुलर वेट होता है 17,500। कितना होता है, 17,500 डाल्टन होता है। ठीक है, और इसका जो मोलिकुलर वेट है, इसका मोलिकुलर वेट है 17,500, लेकिन इसके थ्रू इसकी जो एक मोनोमर होती है, या एक पॉलीपेप्टाइड जो होता है, इसको बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए जो एक पॉलीपेप्टाइड जो होता है, उस पॉलीपेप्टाइड में, ठीक है ना, ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन जो बनी हुई है, इसमें जो पॉलीपेप्टाइड होता है, ध्यान रखना है, पॉलीपेप्टाइड, एक पॉलीपेप्टाइड में कितने अमीनो एसिड होते हैं, तो कितने अमीनो एसिड होते हैं, लगभग 158 अमीनो एसिड जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। एक पूरे के पूरे जो आपका पॉलीपेप्टाइड है, इसका इस पूरे पॉलीपेप्टाइड में 158 के लगभग अमीनो एसिड यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आगे चलें, देखिएगा इसका जो एक कुंडलन है पूरा का पूरा, आरएनए का जो कुंडलन है इसका, आरएनए का जो क्या है, एक पूरा का पूरा जो हेलिक्स है, इस हेलिक्स के अंदर आरएनए का जो हेलिक्स है, इस हेलिक्स का अगर व्यास की बात करें, इसका जो डायमीटर अगर हम देखें, तो इसका डायमीटर हमें मिलता है यहाँ पर, कितना मिलता है भैया, 80 एंगस्ट्रम का। कितने एंगस्ट्रम का, 80 एंगस्ट्रम का। और जो ह्यूमन डीएनए होता है, उस डीएनए का, मानव का जो डीएनए होता है, उस मानव के डीएनए की बात करें तो उसका जो डायमीटर होता है वो 20 एंगस्ट्रम होता है। ठीक है, तो यानी कि उस एंगस्ट्रम से कितना ज्यादा है, ये 60 ज्यादा है। तो ये 80 एंगस्ट्रम का होता है ना, कि मानव का जो डीएनए है उससे 60 6 गुना ज्यादा होता है। समझ लीजिए आप, 4 गुना ज्यादा, मान लीजिए 4 to 8, तो 4 गुना 4 इंटू 20 इंटू 4, यानी कि 4 टाइम गुना बड़ा होता है, मतलब मोटाई ये होता है, डायमीटर होता है इसका। ठीक है, इसका जो सेंट्रल कोर होता है, उस सेंट्रल कोर का जो व्यास होता है जस्ट इसका आधा होता है। सेंट्रल कोर, सेंट्रल कोर कौन सा है, जहां पर आरएनए लिपटा हुआ है, ऐसे आरएनए, और इस आरएनए के आसपास जो है क्या है, कैप्सोमियर इस तरीके से लगी हुई है। इस आरएनए के आसपास क्या लगी हुई है, वहां पर कैप्सोमियर लगी हुई है इस तरीके से। ठीक है, तो ये तो कैप्सोमियर का डायमीटर हो गया, लेकिन ये जो आरएनए लगा हुआ है इसके आसपास के एरिया में, यहाँ पर देखेंगे हम, तो ये जो आरएनए इसके अंदर गुथा हुआ है, इस आरएनए का जो कोर है, ये जो है पार्ट, इसे कहेंगे हम कोर भाग, और इस कोर का जो डायमीटर होता है वो होता है 40 एंगस्ट्रम। कितना होता है, 40 एंगस्ट्रम। समझ में आया बात, कुछ अगले पढ़ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इसका जो कोर है उसका भाग कितना हो गया, 40 एंगस्ट्रम हो गया। इस पूरे वायरस के अंदर जो आरएनए पाया जाता है, इस वायरस में जो आरएनए पाया जाता है, तो इस आरएनए की भी लेंथ होगी कुछ ना कुछ, ठीक है ना, आरएनए की भी कुछ ना कुछ लेंथ होगी। तो इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, तो इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 3300 एंगस्ट्रॉम। 3300 एंगस्ट्रॉम जो है इसकी लंबाई होती है।
ठीक है। इस आरएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे यहाँ पर। तो इस आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो होती है 6500 न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, एडेनिन गुआनिन थायमिन साइटोसिन करके लगभग 6500 जो है यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। और इसका जो न्यूक्लियोटाइड का जो मोलिकुलर वेट है, अगर इसकी बात करोगे तो ये है 2.4 लाख। कितना होता है बेटा, 2.4 लाख होता है, मतलब 2.4 लाख डाल्टन जो है इसका मोलिकुलर वेट होता है इन न्यूक्लियोटाइड का। 6500 न्यूक्लियोटाइड इसके अंदर पाए जाते हैं। और आरएनए जो होता है, ये 6500 न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, इनकी लेंथ अगर बात करें तो वो 3300 एंगस्ट्रॉम के बराबर की होती है। ठीक है, तो ये था हमारा आरएनए का टीएमवी का आरएनए, टोबैको मोज़ेक वायरस। अब इसका रेप्लिकेशन कैसे होता है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो चर्चा करते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो जाएगा यहाँ पर रेप्लिकेशन ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ टीएमवी। ठीक है, रेप्लिकेशन ऑफ टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस का रेप्लिकेशन कैसे होता है। ठीक है, अब देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, इसका जो प्रोसीजर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं यहाँ पर कि दो जो है सेल होती हैं, इस तरीके से कोशिकाएं होती है, क्योंकि टोबैको मोज़ेक वायरस जो होता है वो इन्फेक्शन किस पे करता है, वो इन्फेक्शन करता है प्लांट सेल के ऊपर, पादप के ऊपर। टोबैको मोज़ेक वायरस टोबैको के यूपर, टोबैको का जो प्लांट है ये टोबैको की सेल है मान लेते हैं। ठीक है, ये टोबैको की क्या है, सेल है। और ये जो टोबैको की सेल है ये कौन सी सेल है, यूकैरियोटिक सेल है। कौन सी सेल है भाई, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल है, किसकी सेल है ये, टोबैको प्लांट की, टोबैको प्लांट की सेल। इसके ऊपर इसको आक्रमण करना है, तो कैसे करेगा देखिएगा। यहाँ पर मैं बना देता हूँ एक सेल, तो मैं इधर बना देता हूँ इसी तरीके से यहाँ पर, और दूसरी सेल जो है मैं यहाँ बना देता हूँ इसी तरीके से यहाँ। ठीक है, मतलब आप समझिएगा कि मैंने ये जो सेल वाला जो ये पोर्शन है इधर, यहाँ का जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन मैंने यहाँ बना दिया, ये वाला जो पोर्शन है वो मैंने यहाँ बना दिया, कंप्लीट कर दिया, इसको ना बड़ा कर दिया है। अब जो वायरस है वो वायरस बैठेगा कहाँ पर आकर, यहाँ आकर बैठेगा। वो वायरस आकर बैठेगा यहाँ पर, क्योंकि वायरस जो है वो कैसा है, वायरस है यहाँ पर इस तरीके का, वायरस है यहाँ पर इस तरह का, फ्लूइडिक वायरस है ये, है ना। कैसा वायरस है, फ्लूइडिक, बिल्कुल लिक्विड टाइप का वायरस है। अब इस वायरस जैसे ही यहाँ पर आकर बैठता है, इस वायरस को अंदर ले लिया जाता है। किसके थ्रू अंदर ले लिया जाता है भाई, इस वायरस को अंदर ले लिया जाता है। देखिएगा यहाँ पर, ये तो हो गई आपकी क्या, सेल वॉल, और इस सेल वॉल के नीचे जो है वो है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इस सेल वॉल के नीचे क्या चीज है, इस सेल वॉल के नीचे है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये तो हो गई क्या, सेल वॉल, सेल वॉल है। ठीक है, और ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये सेल वॉल है और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, समझ में आए। अब ये जो वायरस है, इस वायरस को इसके अंदर लिया जाएगा। अंदर लेने के लिए एक प्रोसीजर होगा, जो प्रोसीजर होगा वो कहलाएगा पिनोसाइटोसिस। क्या होगा वो, कौन सा प्रोसीजर होगा वो होगा पिनोसाइटोसिस। इस पिनोसाइटोसिस प्रोसीजर के द्वारा इस वायरस को पी लिया जाएगा कोशिका के द्वारा। कोशिका के द्वारा इस वायरस को पीने के बाद में ये वायरस जो है कहाँ आ जाएगा, ये वायरस आ जाएगा इस सेल के अंदर। वायरस कहाँ आ गया, अब वायरस आ गया है सेल के अंदर इस तरीके से। ठीक है, ये वायरस है और ये वायरस का आरएनए है। ठीक है, ये वायरस का आरएनए है। अब ये वायरस सेल के अंदर आ गया। सेल के अंदर आने के बाद में यहाँ पर क्या होगा, इस सेल में क्या होने वाला है इस वायरस के साथ में। ठीक है, थोड़ा सा इसको यहाँ खिसका देते हैं अपन इस तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसका सबसे पहले जो इसका कैप्सिड होगा वो कैप्सिड इसका नष्ट होने वाला है। सबसे पहले तो क्या होगा, इसका जो कैप्सिड है, ये कैप्सिड जो होगा इसका, वो कैप्सिड को क्या कर दिया जाएगा, डिग्रेड कर दिया जाएगा। तो इसका जो कैप्सिड होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिग्रेड हो जाएगा। अब कैप्सिड क्या हो गया, इसका डिग्रेड हो गया। डिग्रेड होने के बाद में इसका क्या बच गया, यहाँ पर बच गया केवल इसका आरएनए। क्या बच गया, इसका आरएनए। ठीक है, तो ये क्या है, आरएनए है। कैप्सिड तो क्या हो गया, डिग्रेड हो गया, और बच क्या गया, इसका आरएनए बच गया। अब ये जो आरएनए है, ये आरएनए जाएगा कहाँ पर, न्यूक्लियस के अंदर। किसके अंदर जाएगा, ये न्यूक्लियस के अंदर। पहले तो जाएगा ये न्यूक्लियस के अंदर, और फिर उसके बाद में जाएगा ये
किसके अंदर, न्यूक्लियोलस के अंदर, ठीक है ना। ये आरएनए जाना है कहाँ पर, ये आरएनए को जाना है इस न्यूक्लियस के अंदर। तो यहाँ मैं जो है न्यूक्लियस का एक डायग्राम बना देता हूँ हल्का सा, इससे हमें समझ में आ जाएगा कि अब ये जो वायरस है ये किसके अंदर जाने वाला है, न्यूक्लियस के अंदर जाने वाला है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस हो गया यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। तो ये वायरस चला जाएगा इस न्यूक्लियस के अंदर। तो ये क्या चीज़ है, ये है आपका न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस। क्लियर बात, ये न्यूक्लियस है। अब ये जो वायरस है, ये जो आरएनए है, ये आरएनए किसके अंदर चला जाएगा, ये आरएनए चला जाएगा इस न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर ये इस न्यूक्लियस से भी इसके इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर पाई जाती है न्यूक्लियस के अंदर, जिसे कहा जाता है न्यूक्लियोलस। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो ये जो है आपका न्यूक्लियोलस है। और प्रत्येक कोशिका के अंदर, अगर यूकेरियोटिक कोशिका है तो 2 न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं, और एक मतलब डिप्लॉइड कोशिका है तो 2 पाए जाएंगे, और हैप्लॉइड कोशिका है तो 1 पाया जाएगा। अब ये यहाँ से चला गया किसके अंदर, इस न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। यहाँ पर क्या करेगा, ये आरएनए पॉलीमरेज का इस्तेमाल करेगा। इस जगह पर क्या करेगा, ये इस जगह पर आरएनए पॉलीमरेज का इस्तेमाल करेगा और आरएनए का रेप्लिकेशन करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आरएनए का रेप्लिकेशन होगा। यहाँ पर क्या होगा, आरएनए का, जो आरएनए इसने बनाया है उस आरएनए का क्या करेगा, ये यहाँ पर रेप्लिकेशन करेगा। मतलब जो आरएनए आया है इसका, टोबैको मोज़ेक वायरस का, यह वायरस का आरएनए क्या करेगा, यहाँ पर रेप्लिकेशन करेगा, और रेप्लिकेशन करके नया आरएनए बनाएगा। क्या बनाएगा, नया आरएनए। ये जो नया आरएनए होगा, अब हम उस नया आरएनए को दूसरे कलर से डिनोट कर देते हैं कि ये नया आरएनए इसने बना दिया, और इस नए आरएनए को ये भेज देगा कहाँ पर, साइटोप्लाज्म के अंदर। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ये साइटोप्लाज्म। तो इस साइटोप्लाज्म में आ जाएगा ये नया आरएनए, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद में ये जो आरएनए है, ये जो आरएनए आया है नया आरएनए, ये नया आरएनए यहाँ पर वायरल प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। और वायरल प्रोटीन का फॉर्मेशन करने के लिए ये जो आरएनए है, ये होस्ट का जो इधर राइबोसोम घूम रहे हैं, जो होस्ट के जो राइबोसोम है यहाँ पर, ये राइबोसोम है, और ये राइबोसोम किसके हैं, ये होस्ट के राइबोसोम है। किसके राइबोसोम में, होस्ट के राइबोसोम है। इन राइबोसोम का यहाँ पर इस्तेमाल करेगा, ठीक है। तो ये होस्ट का जो राइबोसोम होगा, इस होस्ट के राइबोसोम का ये क्या कर लेगा, यहाँ पर इस्तेमाल कर लेगा, और इस्तेमाल करके यहाँ पर ये वायरल प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा भाई, वायरल प्रोटीन का। तो ये वायरल प्रोटीन ये बना लेगा, ठीक है। तो ये क्या बन गई यहाँ पर, ये बन गई वायरल प्रोटीन, वायरल प्रोटीन बन गई, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर वायरल प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लेगा। और साथ ही साथ ये जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम है, ठीक है ना। ये क्या चीज़ है, राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम। इसके साथ साथ ये यहाँ पर जो है जो होस्ट है उसके टीआरएनए का भी उपयोग करेगा। होस्ट का जो क्या है, टीआरएनए, ये होस्ट का टीआरएनए है। इस टीआरएनए का भी ये क्या करेगा, यहाँ पर उपयोग करेगा प्रोटीन को जोड़ने के लिए। तो इस तरह से ये क्या बना लेगा, यहाँ पर वायरल प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लेगा। और ये जो वायरल प्रोटीन है, जो वायरल प्रोटीन बनेगी, ये वायरल प्रोटीन यहाँ पर असेंबल कर लेगी किसको, आरएनए को। मतलब इसका पूरा का पूरा जो वायरस है उसका जो है असेंबली हो जाएगी। तो ये जो वायरल प्रोटीन होगी, इस वायरल प्रोटीन से क्या बनने वाला है, इस वायरल प्रोटीन से बनेगा यहाँ पर क्या, छोटी छोटी कैप्सोमियर्स। क्या बनेगी, वो कैप्सोमियर्स बनेगी, ठीक है। क्योंकि हमारी जो कैप्सोमियर है उनका जो रंग है वो दूसरा कलर है, तो यहाँ हम दूसरा कलर ले लेते हैं समझने के लिए। तो ये यहाँ पर इस तरह से कैप्सोमियर जो है वो बना लेगा। अब ये जो कैप्सोमियर्स होंगी, ये कैप्सोमियर्स आगे फिर से असेंबल होंगी, और असेंबल होकर क्या बनाएगी, ये असेंबल होकर वापस ये आरएनए, ये जो टोबैको मोज़ेक वायरस है वो बना लेगी। इस तरह से असेंबल हो जाएंगे। असेंबल होने के बाद में अब ये इस सेल को फाड़ेंगी नहीं, इस सेल को यहाँ से डैमेज नहीं करेंगे, और डैमेज ना कर कर ये क्या करेंगे, यहाँ से इसको दूसरी कोशिका में पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी कोशिका में ये जाकर फिर से इन्फेक्शन स्टार्ट कर देगी। मतलब ये जो वायरस है, ये वायरस से नेक्स्ट सेल के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा इस तरीके से, है ना। और दूसरी कोशिका में जाके फिर से वही साइकिल जो है, जहाँ जो साइकिल यहाँ चलाया था वही साइकिल अगली सेल में ये चलाना शुरू कर देगा। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगा,
इन्फेक्शन फैलता हुआ चला जाएगा। इस तरह का जो इन्फेक्शन होता है उसे कहा जाता है सिस्टेमिक इन्फेक्शन। क्या, कौन सा इन्फेक्शन कहा जाता है? सिस्टेमिक इन्फेक्शन। सिस्टेमिक इन्फेक्शन, इसे कहा जाता है सिस्टेमिक इन्फेक्शन। तो इस तरह से वायरस का जो होता है गुणन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। समझ में आ गई बात? तो ये था हमारा टोबैको मोज़ेक वायरस। क्लियर है बात? तो उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा कैसे क्या हो रहा है। तो रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार फिर से दोबारा देख लीजिएगा, सारी बात समझ में आ जाएगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच।